हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्न को हम आपको बताएंगे, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और ध्यान रखिएगा, हम आपको इस वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होंगे और सारे वैसे क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और उसके पहले हम आपको बता दें कि यह जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है मुख्य फोकस कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन है प्रधान अक्ष कहलाता है और डी नंबर ऑप्शन है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो पहला का सही आंसर होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर होते हैं वह किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। क्योंकि आप सभी लोग देखे होंगे कि दांत का जो डॉक्टर होता है वह अपने पास एक दर्पण रखता है जिसे वह आपके मुंह में लगाकर देखता है। उससे क्या होता है कि आपके दांतों का आकार उसे बड़ा दिखाई पड़ता है, जिससे उसे रोगी को देखने में ज़्यादा सुविधा मिलती है। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि जिस दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ करते हैं वह कौन सा दर्पण होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में इन सभी बातों को विस्तार से बताए हैं कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वह दांतों को देखने के लिए, दांतों के बड़ा प्रतिबिंब को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और साथ साथ हम आपको यह भी बताए थे कि सिर्फ अवतल दर्पण में ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु के आकार से बड़ा बनता है और इसी का उल्टा उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अवतल में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब कहने का मतलब यहाँ पर वस्तु होता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, किसी भी बिंब का प्रतिबिंब जो है उसका आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, कि वास्तविक और सीधा होगा, कि आभासी और सीधा होगा, कि आभासी और उल्टा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वास्तविक और उल्टा होगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन यदि ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वह वास्तविक होगा और वस्तु से उल्टा होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से कौन है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या हम आपको बताए थे कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी बराबर होता है r/2। r कहने का मतलब कि वक्रता त्रिज्या होता है, तो रेडियस का सीधे आधा होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या दिए हुए है 32 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसलिए चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण,
कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण, कि इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। हवा मुक्त स्थान को निर्वात कहा जाता है। अगर आपसे निर्वात का परिभाषा पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जहां हवा न हो, हवा रहित स्थान को निर्वात कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 10 के पावर 8 है, देखने में लग रहा है कि 108 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 10 का पावर 8 होगा। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कि 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, कि 3 × 10 के पावर 8 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हवा में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, आप ध्यान रखिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रकाश तरंग उदाहरण है। जो प्रकाश तरंग है वह किस चीज का उदाहरण है। ध्वनि तरंग का, कि विद्युत चुंबकीय तरंग का, कि परावैगनी तरंग का, कि पराश्रव्य तरंग का। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए 8 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वह कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम आपको ऊपर में भी बताए कि बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बनता है, इसलिए 9 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। r बराबर 2r, कि f बराबर r, कि f बराबर r/2, कि r बराबर f/2। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण में जो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है वह होता है f बराबर r/2। जैसा कि आपको हम अभी अभी ऊपर में भी बताए कि f बराबर r/2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। उत्तल होता है, कि अवतल होता है, कि समतल होता है, कि उत्तल और अवतल दोनों होता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। आप लोग नाई के पास जाते होंगे और नाई दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का उपयोग करता है वह कौन सा दर्पण होता है। समतल दर्पण, कि उत्तल दर्पण, कि अवतल दर्पण, कि इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से दर्पण सूत्र कौन सा है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो बताइए निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है। तो हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, तो इसलिए आप लोग को बताना है कि दर्पण सूत्र इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है 1/v - 1/u बराबर 1/f। बी नंबर ऑप्शन है 1/f इंटू 1/u बराबर 1/v। यहाँ पर बीच का जो सिंबल है माइनस प्लस वो छूट गया है, इसलिए हम आपको इसका सही आंसर बता दे रहे हैं कि दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, 1/f होता है, यही इसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। वह कौन सा दर्पण है जिसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ऑप्शन है समतल, बी नंबर ऑप्शन है अवतल, सी है उत्तल और डी है समतल तथा उत्तल। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा कि समतल तथा उत्तल दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा
कि केवल और केवल समतल और उत्तल दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन है वास्तविक होती है, कि वास्तविक तथा सीधा होती है, कि वास्तविक और उल्टा होती है, कि आभासी तथा बराबर होती है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह आभासी तथा वस्तु के बराबर होती है, इसलिए 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की हम आपको बताए हैं कि आधी होती है, इसलिए 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, आधी होती है और दुगनी होती है। कुछ लोग हैं जो दुगनी होती है बता देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2 होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, कि समतल दर्पण से, कि उत्तल दर्पण से, कि सभी दर्पण से। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा कि किसी भी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण से ही बनता है, तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वास्तविक और हासित होगा, कि बी नंबर है काल्पनिक और हासित होगा, कि सी है वास्तविक और आवर्धित होगा, कि डी है काल्पनिक और आवर्धित होगा। तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और हासित होता है, इसलिए 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ईंट है, ईंट जिससे घर बनाया जाता है, तो वह ईंट क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है, कि अपारदर्शी पदार्थ है, कि पारभासी पदार्थ है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को हम बताए हैं कि ईंट है जो अपारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी मतलब होता है कि हम लोग जिसके आर पार देख सके, जैसे शीशा होता है हम लोग उसके आर पार देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ईंट है हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, इसलिए यह अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है। हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं कौन सी वस्तु कहलाती है, दीप्त वस्तु कहलाती है, कि प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, कि दीप्त या प्रदीप्त दोनों कहलाती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर होगा कि हमारी आंखें जो देख सकती है वह दीप्त और प्रदीप्त दोनों वस्तु कहलाती है, मतलब दीप्त वस्तु को भी हमारी आंखें देख सकती है और प्रदीप्त वस्तु को भी हमारी आंखें देख सकती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक मनुष्य है वो समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, और मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, आपको बताना है कोई भी मनुष्य है वह समतल दर्पण में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण में आ रहा है और 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है वह किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि समतल दर्पण में कोई भी मनुष्य कितना भी गति से आ रहा हो, 3 मीटर पर सेकेंड या फिर 6 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड, आपको सीधे उसका दुगना कर देना है। यानी कि अगर 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा है तो समतल दर्पण में उसको 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, कि अवतल दर्पण में, कि समतल दर्पण में, कि साधारण कांच में। तो आप लोग याद रखिएगा कि संयुग्मी फोकस जो होता है वह केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है, इसलिए 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, कि 20 सेंटीमीटर होगी,
कि 40 सेंटीमीटर होगी। तो हम आपको ऊपर में बताए हैं कि फोकस दूरी जो होता है जिसको हम लोग लिखते हैं F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि यदि F बराबर R/2 होता है तो हम लोग यदि R बराबर लिखना चाहेंगे तो F × 2 हो जाएगा, यानी कि F का दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर F कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसका दुगना करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, F बराबर R/2, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी से हम लोग वक्रता त्रिज्या भी निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। जैसे R बराबर 2F हो गया तो 2 के जगह हम लोग 2 को रहने देंगे और F के जगह जो F का मान है फोकस दूरी है उसे पुट कर देंगे। तो 20 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी वस्तु है और हम लोग यदि उस वस्तु को एक दर्पण के सामने उसके निकट में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वह सीधा बन रहा है, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि हम लोग किसी दर्पण के नज़दीक में किसी वस्तु को रख रहे हैं तो वह सीधा बन रहा है, और दूर में रख रहे हैं तो वह प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो वह हमेशा और हमेशा अवतल दर्पण ही होगा। तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो संभवतः वह कौन सा दर्पण है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। किसी भी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर भी खड़ा हो, मतलब कि अगर दर्पण यहाँ पर है तो आप या तो यहाँ से 2 मीटर पर खड़ा हो, या फिर 4 मीटर पर खड़ा हो, या फिर 6 मीटर पर खड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे जितनी दूरी पर भी खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब यदि सीधा बनता है तो वह दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा कि समतल होगा कि उत्तल होगा कि समतल तथा उत्तल होगा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा समतल तथा उत्तल होगा, इसलिए 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है और एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर, मतलब कि या तो हम पास में रख दें या फिर दूर में रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके सम्मुख में होना चाहिए और कितना भी दूरी पर रख दें, यदि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बन रहा है तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो हम आपको बताए हैं कि यदि किसी भी दर्पण में अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है, इसका मतलब कि वह उत्तल दर्पण होगा, इसलिए 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वह सदैव बनता है, कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, कि कहीं भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इस प्रकार का क्वेश्चन है कि हम लोग किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने कहाँ पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से और बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको हम पहले चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में बता चुके हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा 4 से 5 नंबर का प्रश्न आपको इससे संबंधित पूछा जाता है। इसलिए आप यदि विस्तार से इसे पढ़ना चाहते हैं तो पहले नंबर चैप्टर वाले वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ पर बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है वह सदैव कहां पर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है कि परावर्तित करता है कि अपवर्तित करता है कि परावर्तित तथा अपवर्तित दोनों करता है। तो हम आपको मानव नेत्र वाले में बताए हैं या फिर प्रकाश के प्रवर्तन वाले में भी चैप्टर में बताए हैं कि हम लोग किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं
जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है और उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसलिए 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो यदि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है तो इसका मतलब कि वह कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि समतल तथा अवतल दोनों है कि सभी दर्पण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यदि उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि वह समतल दर्पण है, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, यदि अवतल दर्पण है और उसके फोकस से कोई किरण चल रही है और वह अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किधर की ओर मुड़ जाएगी, मतलब कि प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है कि प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है कि ध्रुव से होकर के गुजरती है कि वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, यदि अवतल दर्पण के फोकस से कोई भी किरण परावर्तित होती है तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? क्या समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, हाँ या नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। हम लोग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। कोई यदि समतल दर्पण है, उस पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई किरण उससे टकरा रही है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? 60 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी दर्पण से, ठीक है, अगर किसी समतल दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई भी किरण टकराती है तो उसका परावर्तन कोण उसका आधा होता है, यानी कि इसका सही आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है कि बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यदि आभासी की जगह काल्पनिक भी दिया रहे कि काल्पनिक बनता है तो आपको वह भी सही आंसर होगा, क्योंकि आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही चीज़ होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। कोई भी अवतल दर्पण द्वारा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है तो वह वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, यानी कि वह वस्तु कहाँ पर रखा हुआ होगा कि उसका प्रतिबिंब आभासी भी होगा, सीधा भी होगा और वस्तु से बड़ा भी होगा। वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे कि वक्रता केंद्र से परे रखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, तभी उसका प्रतिबिंब है जो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बन सकता है। इसलिए 34 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? हम आपको यहाँ पर जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वह कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण कि समतल दर्पण कि अवतल दर्पण कि इनमें से कोई नहीं? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है कि हमेशा उल्टा होता है कि सीधा और उल्टा दोनों होता है कि इनमें सभी गलत है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर रखेंगे कि फोकस के अंदर रखेंगे कि वक्रता केंद्र से परे रखेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग वस्तु को फोकस के अंदर रखेंगे। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? यदि प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, यहाँ पर समझने वाली बात है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वह ऋणात्मक है, तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह उल्टा होगा कि सीधा होगा कि सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है कि इनमें सभी गलत है? तो हमेशा आप याद रखिएगा कि किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन यदि ऋणात्मक हो तो वह जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वह हमेशा उल्टा होगा। इसलिए 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर कहने का मतलब कि मोटरसाइकिल के या फिर कार के या फिर गाड़ी के जो बगल में ड्राइवर के पास जो दर्पण लगाया जाता है उसी को साइड मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगाया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, यहाँ पर लेंस लिखा गया है, यहाँ पर दर्पण होगा। ऑप्शन ए है उत्तल और ऑप्शन बी है अवतल, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का कि समतल दर्पण का कि परावैलिक दर्पण का? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा कि सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम आपको पहले भी यह चीज बता चुके हैं कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक देखे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक हम आपको 40 बताए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह जो चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, यह थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसमें टोटल कुल क्वेश्चन की संख्या 75 है। ठीक है, हम आपको इसमें 75 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो शेष 30 या 35 क्वेश्चन और इसमें बच गया है, जिसे कि हम लोग अगले पार्ट वाले वीडियो में आपको बता देंगे। क्योंकि 75 क्वेश्चन बनाने में यह वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे अगले पार्ट वाले वीडियो में आपको बता देंगे। तो हम आपको अगले पार्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से बताएंगे। तो आप लोग अगले पार्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो यह चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर हेल्पफुल हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।